मास अपील है, वो एक मास लीडर हैं और वो पूरे देश में जहाँ भी चले जाएं लोग उनको सुनना, देखना और मिलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात और हिमाचल में जो विधानसभा चुनाव हुए और वहां के जो नतीजे सामने आए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए कई नई तस्वीरें यहां पर इन नतीजों ने पेश की, तैयार की। और जाहिर सी बात है कि जब भी किसी राज्य में कोई इलेक्शन होता है तो जो मेजर जो बड़ी पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी जो होती है, उनके जो आंकड़े मिलते हैं, उनके जो नतीजे आते हैं, वो दूसरे राज्यों को भी प्रभावित जरूर करते हैं, चाहे पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में। अब देखिए, जिस तरह से गुजरात में इस बार बीजेपी ने जो आंकड़ा बटोरा, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। और वहीं पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे धकेल दिया, जो शायद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, जो पीछे धकेला, उसके बाद कांग्रेस की बाँछें हिल गई। कुल मिलाकर इन दोनों पार्टियों के बीच, ठीक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जरूर मिल चुका है, लेकिन आज बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के गुजरात और हिमाचल के नतीजों पर। अब खास तौर से अक्सर जब चर्चाएं होती हैं तो कहा यही जाता है कि कांग्रेस इस वक्त काफी कठिन दौर से गुजर रही है, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो ही राज्यों में उसकी सरकारें थी और अब हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल हो गया, यानी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार अब बन जाएगी, यानी 2 राज्यों में है और 1 राज्य में दूसरी जगह तैयार। लेकिन कहानी ये कि इन नतीजों का जो प्रभाव है वो राजस्थान की राजनीति पर कैसा पड़ने वाला है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया और जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि युवा नेता सचिन पायलट हिमाचल के ऑब्जर्वर थे और अनुभवी अशोक गहलोत गुजरात के, और आगे मुझे कुछ नहीं कहना। यानी नहीं कहते हुए भी उन्होंने काफी गहरी बात यहां पर कह दी। और जाहिर सी बात है, ताल्लुक वही कि राजस्थान की राजनीति जो चल रही है उसमें क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या कहानी तैयार होनी चाहिए, उसी विषय पर। तो आज मुद्दा हमारा चर्चा का यही रहेगा कि आखिर इन दोनों राज्यों में जो नतीजे आए उसकी राजस्थान में क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील आसोपा जी। आसोपा साहब, क्या लगता है कि सबसे पहले अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में देखिए, सचिन पायलट की मेहनत कामयाब हुई, प्रियंका गांधी की मेहनत कामयाब हुई और पार्टी को एक सहारा और मिल गया। अब अगर इसे हम राजस्थान से ताल्लुक करते हैं तो क्या मानते हैं? देखिए, राजस्थान से हिमाचल का जो ताल्लुक है वो आपने जैसा कहा, सचिन पायलट जी यहाँ के नेता हैं, यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं, तो वो वहाँ ऑब्जर्वर थे जी। ऑब्जर्वर तो वहाँ बाजवा साहब भी थे, पंजाब के जो हमारे नेता हैं वो भी थे जी। मुख्य ऑब्जर्वर हमारे मुख्यमंत्री बघेल साहब भी थे, उन्होंने सारा वहाँ नियंत्रण किया जी। और राजीव शुक्ला जी भी थे। पर मुख्य रूप से जो वहाँ विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए जो सभाएं करने का या मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम की जो मांग जिन नेताओं की आती थी, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है, वो प्रियंका गांधी जी और सचिन पायलट जी की मांग ज़्यादा थी जी। और सचिन पायलट जी ने वहाँ 22 तो सभाएं की और छोटे बड़े मिला के 34-36 प्रोग्राम किए। कहीं सभा थी 10 बजे 11 बजे, तो सुबह सुबह वहाँ के स्कूल में चले गए, बच्चों से मिले, या कहीं बाज़ार में चले गए, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया, फिर सभा की। तो इस प्रकार से उनकी एक, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी एक मास अपील है, वो एक मास लीडर हैं और वो पूरे देश में जहाँ भी चले जाएं लोग उनको सुनना, देखना और मिलना चाहते हैं। बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट तो राजस्थान पे उस रूप में आएगा ही कि
वहाँ के लोगों ने भी सोचा ही होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ कि भाई ये सचिन पायलट जी राजस्थान में फ्यूचर के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो हम भी थोड़ा सहारा लगाएं, ये जीते, हम कांग्रेस को जिताएंगे तो इनको वहाँ मदद मिलेगी कि भाई, क्योंकि सब पूरे, मैं आपको सही कह रहा हूँ, पूरे देश के युवा उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन जब पूरे देश राजस्थान में सीएम उनको देखना चाहता है तो फिर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं या जिनको हम आला कमान कहते हैं, क्या उन लोगों को, उन नेताओं को ये चीज़ें, पब्लिक की जो वॉइस है, पब्लिक की जो सोच है, क्या वो नज़र नहीं आती या उसे दरकिनार किया जाता है? ऐसा तो नहीं है। अभी पिछले दिनों दो महीने पहले उन्होंने इसके लिए जो भी कदम उठाया भी था, अब वो अधूरा रह गया, तो आगे उस कदम के उठने की उम्मीद माननी चाहिए। क्योंकि अभी राजस्थान में राहुल गांधी की पदयात्रा भी चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, सोनिया गांधी भी राजस्थान में है, प्रियंका गांधी भी राजस्थान में है। तमाम जब सारे सीनियर लीडर एक जाजम पर, यहाँ पर एक स्टेट में है, और उसके बावजूद फिर कोई चीज़ ना निकल के आए, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से गुजरात में हावी हुई है, तो वो भी रिजल्ट पार्टी तो देख ही रही होगी। अब इस पे तो जयराम रमेश जी ने जवाब दे दिया है कि राजस्थान का सोल्यूशन हम करेंगे, और संगठन के हित में क्या है, वो चाहे कितना ही कड़ा फैसला हो, संगठन के हित में हम लेंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि यात्रा के बाद कोई न कोई चीज़ सामने आएगी जो हमें आज दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है कि गुजरात में जो हार हुई है कांग्रेस की, इसकी वजह क्या मानते हैं? पहली तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट, अभी आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था कि कांग्रेस के जो दिल्ली के हमारे वो हैं कंट्रोलिंग जो भी नेता, उन्होंने कहा है कि स्थानीय नेताओं की उन्होंने उसमें कमजोरी बताई है। लेकिन बात वहाँ तक सही है कि कोई भी बाहर के नेता जाएंगे तो स्थानीय नेताओं के सहयोग से ही काम करेंगे, परंतु बड़ी बात ये विचारणीय जरूर है कि वहाँ जो प्रभारी थे जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया है, रघु शर्मा जी, वो कभी 6-8 महीने, साल भर से वहाँ काम कर रहे थे, और वहाँ सीनियर ऑब्जर्वर हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार वहाँ जा रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा इस बात का एक मैं अचरज है कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के पीसीसी चीफ हैं, 3 बार के एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो एक्सक्यूज मी, तो वो उनको मतलब इतना बड़ा डिबेकल की स्मेल नहीं ले पाए वो, तो फिर उनके थोड़ा सा, क्योंकि वो पहले भी 2003 में भी स्मेल नहीं ले पाए, खुद मुख्यमंत्री थे, 2013 में भी वो स्मेल नहीं ले पाए कि वो खुद मुख्यमंत्री थे। तो ये जनता की नब्ज जो है, उसकी खुशबू आने की जो योग्यता है, स्पेशलाइजेशन है, वो तो नेता में होना ही चाहिए। वो कहीं ना कहीं वो चूक तो हुई है कि भाई आइडिया नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है। 156 सीटें तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने भी कल्पना नहीं की होगी, बिल्कुल बीजेपी ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र को तोड़ना है, जनता से अपील की, तो 127 के 128 आए, 30 आए, 35 आए, 156 आए, तो ये थोड़ा सा अतिरेक हो गया। ये जनता को नहीं समझ पाना, मैं समझता हूँ ये बहुत पीड़ादायक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में पूछा कि इसका असर क्या होगा, तो देखिए हिमाचल का जो पॉलिटिकल असर राजस्थान में है, वो तो सचिन पायलट जी के एंगल से जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, परंतु जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो राजस्थान पे असर है वो गुजरात का अधिक होने वाला है। वो पहाड़ी राज्य है, दूर भी है, छोटा है, लेकिन गुजरात से एडजॉइनिंग तो हमारे करीब करीब साउथ राजस्थान पूरा है जी, बिल्कुल, है ना। उधर से आप चलें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, और शायद एक मिनट रोकना चाहूँगा, शायद राजस्थान की भी काफ़ी तादाद में लोग गुजरात में है, बिल्कुल, और बाड़मेर जी, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, पाली, बिल्कुल, और ये आपके राजसमंद,
और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, यहाँ तक। अच्छा, एक इसमें क्या विचित्र बात हुई है, ये शायद आपके ध्यान में आया होगा कि जो हमारा साउथ राजस्थान है वो उनका नॉर्थ गुजरात है, और नॉर्थ गुजरात कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पिछले चुनाव में कांग्रेस की वहाँ 31 में से शायद 18-20 सीटें आई थी, इस बार 3 सीट आई। और वोट परसेंटेज अगर ओवरऑल चलें तो ओवरऑल आम आदमी पार्टी का वोट आया 12%, और नॉर्थ गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट आया 22%। वो जो 31 सीटें मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का 22% वोट आया है। इसका मतलब वो जो मैं जिले बता रहा हूँ राजस्थान के जी, उनमें वो ट्राइबल बेल्ट का अगर असर आया और मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया और वो अगर यहाँ इफेक्ट हुआ, तो हमको यहाँ पर एक ऐसा नेतृत्व चाहिएगा जो उस आपकी वजन को बहाव सहन को सके, बहाव को रोक सके। बिल्कुल। ये तो अभी अगर ये है, चूंकि खुद सीएम गहलोत हैं और सारा कुछ देखा, तो क्या ये माना जाए इसमें कि अब जो चीज़ टेक्निकल जो चीज़ आप बता रहे हैं कि बहाव को रोकना जरूरी होगा और रोकने वाला चाहिए, तो क्या लगता है कि वाकई अब रोकने वाला कोई दूसरा ही होना चाहिए, तभी रुक पाएगा मामला? अब इस पे तो साहब बात ये है कि मैं पूरी हायरार्की में बॉटम मोस्ट लेवल पे हूँ। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान के इसके लिए आपको आपका जो ये माइक है वो लेकर के यहाँ आप न्यू सांगानेर रोड पे चले जाएं, जौहरी बाजार चले जाएं, दुर्गापुरा चले जाएं, जेएलएन मार्ग चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको वो नाम सुनाई दे जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक तो वजह आपने गुजरात की बताई कि प्रॉपर वो स्मेल नहीं कर पाए, पब्लिक की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। ये तो मानना ही होगा, क्योंकि अगर हार क्यों हुई, हार की वजह यही है। और इतने लंबे समय रघु शर्मा भी वहाँ पर रहे, चर्चाएं ये रही कि अशोक गहलोत जो सीनियर ऑब्जर्वर वहाँ पर थे, उनका ध्यान वहाँ पर नहीं था, उनका ध्यान राजस्थान पर टिका हुआ था, क्योंकि यहाँ का जो माहौल कुछ गड़बड़ जो चल रहा था, उनका पूरा फोकस था यहाँ पर। क्या ऐसा मानते हैं आप? ये वजह भी हो सकती है। अब ये तो सब क्या है कि कांग्रेस इस समस्या से तो जूझ ही रही है। हिमाचल में आप देख लीजिए, मुझे छोटे मुंह बड़ी बात है, वो प्रतिभा सिंह जी कह रही है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। 21 साल से उनके घर में मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी। मैं समझता हूँ आज अगर वीरभद्र सिंह जी जीवित होते तो वो खुद ही कह देते कि नहीं बनना, बिल्कुल अपने परिवार से नहीं बनना है, बिल्कुल नया नेतृत्व आने दीजिए। तो अगर आप नया नेतृत्व नहीं आने देंगे तो आपकी पार्टी तो फिर आगे चलेगी नहीं, आप तो चले ही जाओगे किसी दिन। यानी कुल मिलाकर नयों को मौका देना चाहिए। नहीं, जनरेशन चेंज अगर नहीं करोगे, जनरेशन चेंज अगर आप नहीं करोगे तो आप तो दुनिया का हर फॉर्मेट हर 10 साल में बदल रहा है। 38 साल का प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का ऋषि सुनक, भारतीय मूल का है, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, लेने की सक्षमता नहीं है क्या? आप बताइए। टॉनी ब्लेयर बने थे ब्रिटेन के, क्या उम्र थी उनकी? ओबामा बने थे, बराक, उनकी क्या उम्र थी? खुद गहलोत साहब बने थे, उनकी क्या उम्र थी? तो ये तो जगहसाई वाली बात है। नहीं तो जगहसाई मतलब अपन यूँ कहे कि जो गहलोत साहब प्रॉपर जो ट्रीटमेंट करना चाहिए गुजरात में वो नहीं कर पाए, इसलिए जगहसाई वाली चीज है। गुजरात में जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, नरेंद्र मोदी जी का जो अपना एक ऑरा और वो गुजरात गौरव और स्वाभिमान और मोदी शाह की जो अनबीटेबल जोड़ी है, वो पिछले चुनाव में तो हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और ये तीसरे जगनीश मेवानी थे, तो वो ऊना का दलितों को पीटा गया था, ऊना में दलितों को बदन उगाड़ करके पीटा गया था, पाटीदार आंदोलन हुआ था, ठाकुर ओबीसी का भी आंदोलन हुआ था। तो उस पृष्ठभूमि में राहुल जी ने भी काफ़ी मेहनत की, वहाँ खूब उन्होंने रैलीज की। तो एक रणनीति बन करके
और यूथ को प्रमोट करके वो मोदी को खतरे की घंटी हुई। चलिए, तो अब इन तमाम हालातों को देखते हुए, चूंकि राजस्थान में अब 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं, किस तरह की तस्वीर देखते हैं आप सब हालातों को देखते हुए? देखिए, राजस्थान में सबको एकजुट होना पड़ेगा सबसे पहला। कांग्रेस दूसरा सवाल ये है कि आपको हर स्तर पर लोगों के सामने नए चेहरे लाने पड़ेंगे, मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे ब्लॉक अध्यक्ष तक। संगठन ही नहीं है। 12 जिलों में तो केवल जिलाध्यक्ष है, उनकी कार्यकारिणी नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष पूरे 400 के जगह पता नहीं 500 ब्लॉक बना दिए, तो एक भी ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है। चुनाव में 11 महीने रह गए, आप 10 महीने ही मानो। बिल्कुल, 1 महीना तो प्रचार का आखिरी महीना होगा। आचार संहिता भी लगती नहीं, है। आचार संहिता से चलो नियुक्तियों का कोई संबंध नहीं है, पर 10 महीने ही रह गए आपके पास। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपको एक बात तो क्लियर है कि इस पूरे सिस्टम को ड्रैग करने के लिए आपको एक मास पॉपुलर चेहरा तो आगे रखना ही पड़ेगा, ताकि वो जो आपकी संगठनात्मक कमजोरियां हैं उनके खड्डों को वो मास लीडर भर सके। तब तो कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है ना कि उनको राजस्थान में मास लीडर कोई नजर ही नहीं आ रहा है। नहीं, सचिन पायलट है ना मास लीडर, एकमात्र मास लीडर राजस्थान कांग्रेस में तो सचिन पायलट ही है, और कोई है ही नहीं। यानी अगर उन्हें पूरी कमान झंडा उनके हाथ में दे दिया जाए तो फिर कांग्रेस। कमान का सवाल नहीं है, मतलब ये है कि बाकी सबको उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर कांग्रेस का कर्ज चुकाना है तो कांग्रेस से सबने लिया है। मैंने भी, मुझे भी जैसे सेक्रेटरी बनाया कांग्रेस ने, तो कर्ज है मुझ पर, मैं उतारना चाहता हूँ। खूब काम किया है, उतरा है, लेकिन निरंतर बिना किसी पद के भी उतारना चाहता हूँ। तो वो ऐसे ही सबको, कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व मंत्री है, सांसद, पूर्व विधायक, गुट गुट सब छोड़ करके अगर आपको कांग्रेस के प्रति नेहरू, गांधी और इंदिरा जी, पटेल और नाम सबका लेते रहते हो, उनके माला भी हर उनके जयंती पुण्यतिथि पे पहनाते हो, और जन्म दिवस पे सोनिया जी को आप पुष्पगुच्छ भेंट करते हो, राहुल जी जिन्होंने सबको सब कुछ दिया, उनको अगर आप वापस कर्ज उतारना चाहते हो तो आप सब एकजुट होकर के एक मास लीडर के पीछे खड़े हो जाओ, सरकार 100% आ जाएगी। वही चीज। एक आखिरी सवाल कि जो प्रेजेंट पोजीशन जो चल रही है, क्या उससे को देखते हुए आपको लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो वाकई यहाँ पर संभव है राजस्थान में, अगर अलग कमान भी चाहे तो? मैं ऐसा समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा के अंदर झांकता ही होगा। हर व्यक्ति जी अपनी आत्मा के अंदर झांकता ही होगा कि मुझे किससे क्या मिला और मैंने उसको वापस क्या दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे लगता ही है कि अल्टीमेटली इस पार्टी ने सबको सब कुछ दिया है, तो एक मोमेंटली निर्णय लेंगे ही। आज उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो लगता है हो जाएगा। और ये भी मानते हैं कि हिमाचल में जो इलेक्शन हुआ, जो नतीजा है, उसके बाद सचिन पायलट का पार्टी में कद बढ़ा है। देखो साहब, वो तो राहुल गांधी जी खुद ही कह चुके भाई सचिन पायलट हमारे एसेट हैं, और उससे पहले माकन साहब ने भी कितनी बार कहा, और सारी दुनिया देख रही भाई। पिछले 2 साल में उन्होंने 100 रैली की हैं पूरे देश में। और मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन हुए थे वो सिंधिया जी के चेंज होने के बाद, तो उनको 11 विधानसभाओं में भेजा गया था, जिसमें 8 जीती, कुल 9 ही जीती। बाई इलेक्शन 28 या कितने हुए थे, उसमें से कांग्रेस 9 जीती, उनमें से 8 वो जीती जहाँ पायलट साहब गए थे। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहता भी गुजरात में पायलट साहब रहते तो क्या होता, वो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात जाते और उनको पूरा टाइम मिलता तो हो सकता है कि गुजरात में कुछ परिवर्तन वो ला सकते थे, क्योंकि उनका क्रेज तो है। कोई छुपी हुई बात ये बिल्कुल मतलब माहौल में बची हुई नहीं है कि जी। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से गुजरात और हिमाचल के जो नतीजा है और उसकी प्रभाव राजस्थान की राजनीति पर क्या हो सकता है, चर्चा पूरी उस पर हुई। और जाहिर सी बात है, इस चर्चा में साफ तौर पर यह निकल कर आया कि अगर सचिन पायलट को यहाँ पर मास लीडर के रूप में आगे किया जाए, झंडा उनके हाथ में थमा दिया जाए और
तमाम लोग अगर उनके पीछे यहाँ पर खड़े हो जाए तो जैसा कि आसोपा साहब का मानना है कि बिल्कुल राजस्थान में कांग्रेस फिर से मजबूत हो सकती है। लेकिन साथ ही जरूरी ये भी है कि जो भी द्वंद्व जो चल रहा है, इंटरनल जो झगड़े जो चल रहे हैं, उसे भी एक जाजम पर बैठकर खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वक्त कम है। आपकी टोटल जो एक कार्यकारिणी या यूनिटी जो होनी चाहिए वो भी राजस्थान में अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो फिर सोचिए कि साल 2023 के राजस्थान में विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसोपा साहब हमसे बातचीत के लिए आपका। आज के लिए फिलहाल इतना ही।